जिसमें में पहला नाम आता है अभिषेक बोइनपल्ली का, और जो कि कंसल्टेंट था। एक ऑरबिंदो फार्मा से प्रमोटर है पी शरथ चंद्रा रेड्डी। तीसरा नाम आता है पेरनोड रिकॉर्ड्स मैनेजर बिनोय बाबू, और चौथा नाम आता है बड़ी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड से अमित अरोड़ा का। तो ये चार नाम आते हैं। और दूसरी चार्जशीट में जो एक और खुलासा हुआ है कि वो पीएमएलए के तहत जो है ये दूसरी चार्जशीट रिकॉर्ड की गई है, और जो सेल्फ सर्टिफाइड दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं उनका नाम आता है मनीष सिसोदिया जी का। और कहा जाता है कि मनीष सिसोदिया जी के जो सेक्रेटरी थे दानिक्स के श्री सी अरविंद, उनके बयान में आया कि पहली बार उनको जो है एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ से एक कागज जो है सौंपा गया, और वो कागज उनको पहली बार दिया गया मार्च 2021 में। और उस दिन उनको केजरीवाल जी के घर बुलाया गया, और घर बुला के मनीष सिसोदिया जी ने उनको ये कागज हाथ में दिया और कहा कि भाई ऐसा है कि होलसेल बिजनेस में 12% का लाभ पहुंचाया जाए और पॉलिसी इस प्रकार से बनाई जाए। और जिसमें जो अभी तक बात सामने आई है उसमें 6% जो है वो होलसेल डीलर के साथ लाभ जो है वो आम आदमी पार्टी ने अपनी परमानेंट जो लाभ के लिए उसकी पत्ती डाली हुई थी। 12% प्रॉफिट में से 6% आम आदमी पार्टी का, 6% बाकी लोगों का। और साथ ही में अगर आप पूरा हिसाब किताब लगाएंगे जो कि ईडी ने लगाया है, तो 2600 से ऊपर करोड़ रुपए का नुकसान होता है, और रिटेल में 125% की प्रॉफिटेबिलिटी होती है। तो इन सब को लेकर जो अरविंद केजरीवाल जी डायरेक्टली इसमें शामिल है, उनका नाम भी आया है, विभिन्न गवाहों ने नाम दिया है। और जो दानिक्स के अफसर हैं सी अरविंद, उन्होंने ये भी बताया कि 2021 मार्च में जब इनको केजरीवाल जी के घर में ये कागज सौंपा गया और रिपोर्ट बनाने को कहा गया और पहली बार ये कागज इन्होंने देखा था, तो उस समय पर जो है किकबैक्स का भी प्रावधान इन्होंने पूरी रूप से तय कर लिया था, और जो होलसेल में प्रॉफिट है वो 12% पर निश्चित किया गया था। और इस सब काम धंधे के लिए जो है इनको 100 करोड़ की एडवांस जो है किकबैक मिला था। और वो 100 करोड़ रुपए का जो किकबैक है वो विजय नायर ने गोवा चुनाव आदि में खर्च किया। और विजय नायर कोई आम आदमी पार्टी के आम कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि एक ऐसे कार्यकर्ता है जिनको राइट हैंड बोला जाता है, अरविंद केजरीवाल जी के क्लोज एसोसिएट हैं, और कम्युनिकेशन इंचार्ज थे वो आम आदमी पार्टी के। 2873 करोड़ का जो नुकसान है वो आंका है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से ईडी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रही है, और ईडी जो है मैं स्पष्ट रूप से आप सबके माध्यम से स्पष्ट करना चाहती हूँ कि ईडी भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधियों में बनाई गई एक संस्था है जिसका काम भ्रष्टाचार को मिटाना है, भ्रष्टाचार को आंकना है। तो ऐसी संस्था के ऊपर जब कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ चीफ मिनिस्टर या उप चीफ मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री व्यक्ति लांछन लगाता है, तो वो उसी से स्पष्ट होता है कि वो भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाली शक्तियों के साथ है, और वो नहीं चाहता कि देश से भ्रष्टाचार समाप्त हो, क्योंकि सोल ऑब्जेक्टिव जो है ईडी का वो भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, टू मिटिगेट करप्शन। और जो ईडी का रोल है वो लगातार और बार बार सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया, और पिछले ही साल जो है एक ऐसा केस सामने आया जिसमें बिल्कुल स्पष्ट शब्दों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि अरेस्ट की जो ताकत है, अटैचमेंट ऑर्डर जो है वो करने की जो क्षमता है, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में सर्च और सीजर की जो उनकी ताकत है पीएमएलए के तहत, वो सब जो कानूनी रूप से बिल्कुल ठीक है। और ईडी के पास ये सब जो है
पावर्स हैं और ये सब पावर्स जो है वो कोई कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि लगातार इस तरीके का कंफ्यूजन पैदा करने की प्रयास रहता है, खासतौर पे उन लोगों द्वारा जो भ्रष्टाचार में शामिल हैं और सम्मिलित रहे हैं। और जो भी गैर कानूनी और असंवैधानिक तरीके से होने वाले कार्य हैं उनके खिलाफ काम करना जो है वो ईडी का कर्तव्य है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी के काम को लेकर इस तरीके का पहले ही एक निर्णय भी दे दिया। वो नाम भी स्पष्ट हो गए हैं, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों के नाम उसमें आते हैं। तो समझो कि आज जो हालत है इनकी वो ऐसी है कि काटो तो खून नहीं। और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग इस प्रकार की असंवैधानिक गतिविधियों में जुड़े हों और ऐसी कानून को मान्यता देने वाली एजेंसियों का अनादर करते हों, इसी से स्पष्ट है कि लगातार इन्होंने हदें पार की हैं और कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने का प्रयास किया है। I will say the same thing in English for the consumption of English media. This is now the second charge sheet which has been filed in PMLA case against the excise policy of Delhi government, whereby how Aam Aadmi Party looted Delhi and the modus operandi of Aam Aadmi Party has been disclosed. In the first charge sheet, a person whose name was Sameer Mahindru and his firms were named in the first charge sheet under PMLA, and the agency had claimed that Mahindru had formed a super cartel, and this super cartel was with alleged South Group to control 9 out of 32 zones of a liquor vending business in Delhi. ED has disclosed that there is a person named Vijay Nair who's not just a normal worker of Aam Aadmi Party, but is a close confidant and associate of none less than the Chief Minister of Delhi, Arvind Kejriwal. And it has been alleged that he received an advance kickback of 100 crores, which was used for Goa elections from the South Group. ED also revealed that Aam Aadmi Party's Vijay Nair was the one who orchestrated this entire episode or this entire scam. And in this case, he was in close contact with Arvind Kejriwal and Mr. Manish Sisodia, and he was the communication in charge of Aam Aadmi Party. In one such statement, Sameer Mahindru, who was the ringleader of Super Cartel, has also disclosed that Vijay Nair made him try to make contacts with Arvind Kejriwal. When physically that did not happen, then on FaceTime through his phone, this connection was established, and he himself ended up speaking to Arvind Kejriwal, where Arvind Kejriwal said, "He's our boy, he's my boy, and you can freely deal with him in any manner whatsoever." In this entire conspiracy, 4 other people's name has erupted. One is Abhishek Boinpalli, an alleged consultant of Aurobindo, Abhishek Boinpalli, who's a consultant. Then Aurobindo Pharma's promoter, P. Sarat Chandra Reddy. Then Pernod Ricard's manager, Binoy Babu. Then owner of Buddy Retail Private Limited, Amit Arora. These 4 people's name have always also come up in the second charge sheet. The self-certifying Aam Aadmi Party's Chief Minister Arvind Kejriwal and Manish Sisodia's names have also cropped up in this charge sheet. And ED has pegged a loss of close to 2,873 crores through this scam. It is evident that Delhi excise policy of 21-22